नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में कभी कभी एक छोटी सी खबर जो सामान्य तौर पर लगती है कि बहुत मामूली खबर है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, वो आने वाले भविष्य की बड़ी घटना का संकेत देती है या बड़े बदलाव का संकेत देती है। ऐसी एक छोटी सी खबर अभी 2-3 दिन पहले आई है और वो है पटना से, बिहार से। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड, पटना में ये बंगला है, 10 सर्कुलर रोड के जिस बंगले में 20 साल से उनका कब्जा था या कहे उन्हें अलॉटेड था, जब राजद की सरकार थी तब से अलॉट हो गया था, जिस बंगले पर उनका एक तरह से जो है अधिकार ही हो गया था, सरकारी बंगला था। इसके बावजूद वो अपनी निजी संपत्ति जैसे आरजेडी के लोगों ने मान लिया था उस बंगले को। नीतीश कुमार की सरकार ने शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन बाद कहा कि ये बंगला खाली करना पड़ेगा। उनको हार्डिंग रोड पर एक दूसरा मकान अलॉट कर दिया गया है। अब देखने में तो ये बात बड़ी सामान्य से लगती है कि भाई आप अगर एंटाइटल्ड नहीं हैं, आपको याद दिला दें कि राबड़ी देवी इस समय विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता है। इस नाते अब पता नहीं उनका एंटाइटलमेंट क्या है। जो बंगला ये 10 सर्कुलर रोड है, जाहिर है कि एंटाइटलमेंट से ऊपर ही होगा। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूँ क्योंकि ये सामान्य बात है राजनीति में, खासतौर से जो लोग सत्ता में होते हैं। देखिए, राजनीति में 2 चीज़ों से नेता के कद का आकलन किया जाता है, या उसकी प्रतिष्ठा का या उसकी हनक का अंदाज़ा लगाया जाता है। एक, सरकारी आवास है कि नहीं है तो कितना बड़ा है। दूसरा, सरकारी सुरक्षा का जो तामझाम है वो कितना बड़ा है। इन 2 से उसकी राजनीतिक हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। और जैसे ही इसमें कमी आती है, नेता को लगता है कि उसका राजपाट जा रहा है, उसकी हैसियत कम हो गई है, उसको लगता है, उससे ज़्यादा उसके कार्यकर्ताओं को लगता है और उससे भी ज़्यादा उसके समर्थकों को लगता है। तो ये खबर आरजेडी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब हालत ये है आरजेडी की इस चुनाव में ये हो गई है कि उसको कुल 25 सीटें मिली हैं और पूरे महागठबंधन को मिला दें तो कुल 36 सीटें हैं। तो आरजेडी अकेले न तो किसी को राज्यसभा में भेज सकती है और न विधान परिषद में। महागठबंधन चाहे तो भेज सकता है एक राज्यसभा में और जब विधान परिषद का चुनाव हो तो एक सदस्य को विधान परिषद में, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है कि अगर महागठबंधन उस द्विवार्षिक चुनाव तक एक रहे तो। अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि बेचैनी बढ़ रही है आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों में। अब ये बेचैनी कब दल बदल में बदल जाएगी किसी को पता नहीं है। हालांकि जो एनडीए है उसको ज़रूरत नहीं है, उसको इतना बड़ा बहुमत मिला, 202 सीटें 243 में से, इसलिए उसको अपने बहुमत की चिंता करने की या उसके लिए नए सदस्यों को जोड़ने की उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन विपक्ष का, अपने प्रतिद्वंदी का, अपने विरोधी का, अपने राजनीतिक दुश्मन का मान मर्दन करने के लिए भी पार्टियां ये काम करती हैं। उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनको हताश करने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए भी ये होता है। हमेशा ज़रूरत हो इसीलिए दल बदल हो ये ज़रूरी नहीं होता, या पार्टी टूटे ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन पार्टी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, दल बदल होगा कि नहीं, ये भविष्य की बात है। इसके बारे में अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि वहाँ बेचैनी है, लेकिन बेचैनी जो है हार के बाद सभी राजनीतिक दलों में होती है, कम या ज़्यादा। तो कमोबेश जो स्थिति इस समय बिहार में आरजेडी की है, कुछ उसी तरह की स्थिति दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की है। सोनिया गांधी जिस बंगले में रहती हैं 10 जनपद के, अब मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वो एंटाइटल्ड है। ये बंगला राजीव गांधी को जब 1989 में लोकसभा चुनाव हार गए थे तो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर अलॉट हुआ था। और इस बंगले के बारे में बता दें, ये बंगला जो प्रधानमंत्री आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग, वैसे तो कई बंगले हैं प्रधानमंत्री आवास परिसर के हिसाब से, जिसमें एसपीजी के पास है 1 या 2 बंगले, प्रधानमंत्री के दफ्तर के लिए है, आवासीय दफ्तर के लिए। लेकिन जिस बंगले में प्रधानमंत्री रहते हैं वो बंगला इस 10 जनपद के बंगले से छोटा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को जो बंगला मिला हुआ है उससे छोटे बंगले में रहते हैं। और मनमोहन सिंह भी उसी में रहते थे।
ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह रहे हैं। और उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव भी उसी में रहते थे, और उससे पहले की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी में रहते थे। तो इसलिए सोनिया गांधी को ये बंगला मिला हुआ है। उनको एसपीजी सुरक्षा भी मिली हुई थी राजीव गांधी की हत्या के बाद। 91 में राजीव गांधी की हत्या हो गई, मई 1991 में। उसके बाद सोनिया गांधी न तो कांग्रेस अध्यक्ष थी, न कांग्रेस की लोकसभा में नेता थी, न प्रतिपक्ष की नेता थी, न कोई और सरकारी पद था उनके पास। फिर भी वो बंगला उनके पास बना रहा। एसपीजी की सुरक्षा तब तक नहीं हटी जब तक मोदी सरकार ने आकर, खास तौर से जब गृह मंत्री बने अमित शाह, तो उन्होंने एसपीजी एक्ट में अमेंडमेंट करके ये एसपीजी सुरक्षा हटाई गांधी परिवार से, वरना एक तरह से स्थायी हो गई थी। उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटाई जा सकती है। जो कानून है उसके मुताबिक जो प्रधानमंत्री हैं, रिटायर होने के या पद से हटने के 1 साल बाद तक उनको ये सुरक्षा मिलती है। उसके बाद उनकी भी सुरक्षा डाउनग्रेड कर दी जाती है, लेकिन गांधी परिवार की नहीं हुई है। इससे आपको पता चलेगा एंटाइटलमेंट, कि परिवार का एंटाइटलमेंट क्या है। और इस एंटाइटलमेंट के टूटने से ही परिवार का और परिवार से जुड़ी जो पार्टी है उसका आभा मंडल क्षीण होता है, उसका आभा मंडल मलिन होता है, कमज़ोर होता है। तो जो पटना में हो रहा है और जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में इस समय गांधी परिवार के 3 सदस्यों के पास 3 सरकारी बंगले हैं। सोनिया गांधी का मैंने बताया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो भी सांसद बन गई हैं, तो उनको भी सरकारी बंगला मिल गया। तो ये भी जो है रणनीति राजनीतिक दलों नेताओं की होती है, लुटियंस दिल्ली में बंगले पर काबिज रहने की। और एक किस्सा मैं काला कांकर के पूर्व राजा दिनेश सिंह का सुना चुका हूं कि बंगला बना रहे इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 1977 में कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते थे, बहुत करीबी थे, देश के विदेश मंत्री रहे। 1977 में चुनाव हार गए तो बंगला खाली करना था, जाहिर है, त्यागराज मार्ग पर रहते थे दिल्ली में। तो बंगला बचा रहे इसके लिए उन्होंने पार्टी बदल ली और चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नेता के लिए सरकारी बंगला, खास तौर से दिल्ली में लुटियंस जोन में जो बंगला है उसका क्या महत्व होता है। जो नेता रिटायर हो जाते हैं या जो सांसद हार जाते हैं, मंत्री हार जाते हैं, वो उस बंगले को बनाए रखने के लिए तमाम तरह की तरकीबें अपनाते हैं। मैं बीमार हूँ, मेरे परिवार का कोई बीमार है, उसका इलाज यहीं पर हो सकता है। इस सब से लेकर पहले तो जो है अदालत में केस डाल दिया, एक स्टे ऑर्डर ले आया और बने हुए हैं। अब सरकार ने नियम बना दिया कि आपको 3 महीने में खाली करना होगा। तो अब कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ कि उनका सामान निकालकर बाहर कर दिया गया, और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया गया। सत्ता पक्ष के कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर का भी सामान निकालकर बाहर कर दिया गया, वो भी निकलने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आखिर सवाल यह है कि अगर सरकारी बंगले जो लोग हार गए हैं चुनाव या पद से हट गए हैं वो खाली नहीं करेंगे तो नए लोगों को कैसे मिलेगा। लेकिन जो हार गए हैं या पद से हट गए हैं वो इस बात को समझने को तैयार नहीं होते। वो उम्मीद में रहते हैं कि शायद कुछ बदल जाए, शायद फिर हमको पद मिल जाए। बहुत से लोग तो जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में, CPWD में अधिकारियों से कहते हैं कि बहुत जल्दी ही कोई अगर हार गया है तो कहता है राज्यसभा में जाने वाले हैं, कोई मंत्री पद से हटा है तो कहता है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और हम फिर से मंत्री बन जाएंगे। इस तरह के भी हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन अब ये सब चलता नहीं है। वो समय चला गया जब एक परिवार का हुक्म, एक परिवार का आदेश ही कानून हुआ करता था। वो समय चला गया। अब कानून है और वो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन फिर लौटकर आते हैं पटना के 10 सर्कुलर मार्ग के बंगले पर। ये बात सिर्फ इतनी नहीं कि राबड़ी देवी से वो बंगला खाली करने को कहा गया है तुरंत। ये विधानसभा चुनाव के बाद का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बताता है। और ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है, ये आने वाले समय के बारे में संदेश दे रहा है कि आरजेडी का जो कोर वोट है मुस्लिम यादव, उसमें से यादव वोट दरक सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जो है यादव वोट आरजेडी को छोड़ देगा, लेकिन जिस तरह से चट्टान की तरह अभी तक खड़ा रहा है आरजेडी बनने के बाद से,
लालू यादव के नेता बनने के बाद से, कहे कि 1990 से, उस तरह से अगले चुनाव तक रहेगा, इसमें भारी शंका है। क्योंकि अब यादव समाज के लोगों को लग रहा है कि सत्ता हमने दी लालू प्रसाद यादव को, और उस सत्ता को उन्होंने अपने परिवार की सत्ता बना दिया। बृहत्तर यादव समाज के लिए कुछ किया नहीं। जब भी कुछ देने को मौका आया तो उसी कहावत का उन्होंने अनुसरण किया, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने दे। तो अपने परिवार से बाहर वो देखने को तैयार ही नहीं हुए। ये दर्द है आम यादव परिवार के लोगों का, बिहार के। लेकिन लालू प्रसाद यादव का नाम और उन्होंने जो किया, जो नहीं किया वो भी और जो किया वो भी, तो उन्हें अब याद किया जाता है जो उन्होंने किया, और नेगेटिव रूप में यानी जंगल राज के रूप में। किस तरह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, किस तरह का आतंक का राज था, गुंडा राज था। वो जंगल राज कहना तो फिर भी जो है मुझे लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट शब्द है। दरअसल गुंडा राज था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो राज था कि जो आरजेडी का नेता कार्यकर्ता मंत्री कह दे वही कानून। इस तरह का राज था पटना में 15 साल का जो लालू राबड़ी का राज था, और उसको लौटाने की इस बार कोशिश हुई। जिस तरह के गाने बने, गीत बने, वो दरअसल अपने पैर पर कुल्हाड़ी आरजेडी नहीं मारी। जो लोग जंगल राज जिन्होंने नहीं देखा था जिस पीढ़ी ने, और जो भूल गए थे या भूलने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको याद दिला दिया और सबके मन में ये डर बिठा दिया कि अभी तो ये विपक्ष में है, सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे, जब विपक्ष में रहते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये 10 सर्कुलर रोड का बंगला जाना बिहार में यादव राजनीति के पतन की शुरुआत है। कल ऐसा होने जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ऐसे परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन वो जो यादव समाज के समर्थन की हेजिमनी थी, जो वर्चस्व था आरजेडी का, वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा। क्योंकि आपके पास जब बांटने के लिए कुछ नहीं होता है, आप न भी दें लोगों को, तो ये उम्मीद बनी रहती है कि शायद कल हमारा भी नंबर आए। अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई है, और तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो किसी तरह की उम्मीद नहीं जगाता है, बल्कि निराशा पैदा करता है। तेजस्वी यादव के बस की नहीं है राजनीति करना, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। उनको लगा जैसे उनका जन्म हुआ, जिस परिवेश में जन्म हुआ, उनका सब कुछ बना बनाया उनको मिला, कुछ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बालिग होने से पहले करोड़पति हो गए। अब वो सब चलने वाला नहीं है। वो जो उन्होंने पा लिया है वो कब तक बना रहेगा मुझे मालूम नहीं, वो अदालत पर है कि बना रहेगा कि नहीं। लेकिन जितना अर्जित कर लिया है उसमें अब कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो जब आपके पास बांटने के लिए कुछ नहीं रहता, तब आप मांगने की मुद्रा में आ जाते हैं, याचक की मुद्रा में आ जाते हैं। और जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ हो, उससे याचना नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये परिवार याचना करेगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। तो ये परिवार झुकेगा नहीं, ये परिवार टूटेगा। और परिवार जब मैं कह रहा हूं तो परिवार और पार्टी में कोई फर्क नहीं कर रहा हूं। परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। वरना जो जैविक परिवार है उसके अंदर तो आपको झगड़े पहले से दिखाई दे रहे हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद और तेज हो गया है। वो परिवार कब तक एक रहेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। वो परिवार टूटेगा, पार्टी भी टूटेगी, इतना आप मानकर चलिए। बात केवल यह है कि कितने समय में, उसमें समय कितना लगेगा और उसके टूटने का इंतज़ार करने का धैर्य कितना है बीजेपी और जेडीयू में। क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस जो है कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है और आरजेडी के सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रशांत का गुब्बारा फूलने से पहले ही फूट गया। मैं तो शुरू से कह रहा था उनमें कोई दम नहीं था, वो सब उनका आडंबर था, नाटक था, जिसको बहुत जल्दी पहचान लिया बिहार के लोगों ने। इसीलिए कहते हैं कि बिहार के लोगों की जो राजनीतिक समझ है वो बहुत तेज है। वो जो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, वो दरअसल बिहार के समाज की विशेषता है। वो विशेषता ये है कि वो
जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता, जो आम लोगों के लिए लगता है कि संभव नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। और ये 2025 का जो जनादेश है वो वही करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने जंगल राज आरजेडी का जो था उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया है कि अब ये लौटकर नहीं आने वाला है। और इस राज को लाने वाले, इस राज को आगे बढ़ाने वाले और इस राज को फिर से लाने की उम्मीद जगाने वाले, उन सबको जो है वो हाशिए पर धकेल दिया है। तो ये 10 सर्कुलर रोड बंगले का खाली कराए जाना बिहार की राजनीति में निकट भविष्य में ही एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। और फिर कह रहा हूँ, मुझे टाइम के बारे में नहीं पता है कि कितने दिन में, कितने महीने में शुरू होगा, लेकिन इसमें कई साल लगेंगे ऐसा नहीं है। ये शुरू होगा और जल्दी ही शुरू होगा। तो इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। राबड़ी देवी का तो नंबर आ गया, उनको 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करना पड़ा। सवाल यह है कि सोनिया गांधी का नंबर कब आएगा, 10 जनपद कब खाली होगा। जिस दिन 10 जनपद खाली होगा, आप समझ लीजिए कि गांधी परिवार का जो आभा मंडल बचा कुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वहाँ की व्यवस्था, अगर आप अंदर गए हो, कभी जाने का मौका मिला हो, तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह की व्यवस्था बनाई गई है जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में होता है। सोनिया गांधी आज भी अपने को इस देश की महारानी समझती है। उनका पूरा आचरण, उनका कामकाज, उनकी कामकाज की शैली आज भी उसी तरह से है कि सत्ता गई नहीं है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए चली गई है। ये आभास मिलेगा आपको 10 जनपद के अंदर जाकर। तो राबड़ी देवी का नंबर आया है तो आप मानकर चलिए सोनिया गांधी का भी नंबर आएगा। फिर सवाल वही है कि कब, इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।